हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं फिर हम दोनों साथ साथ करेंगे चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग। इसमें हम आज छोटी छोटी थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें कि हमारी इम्पोर्टेंस रहेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ओम्स लॉ के लिए, और अगर हम उसमें और कवर कर सके तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कवर करेंगे। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक्स के साथ साथ में इनमें कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल डाल दूं, जिससे कि आपको बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज का हम स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। से पहला टॉपिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है। हालांकि इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता होगा, और उसका एक बेसिक फार्मूला है क्वांटाइजेशन से Q=NE। ये भी आपको पता होगा, चैप्टर फर्स्ट में इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन गिवन टाइम। तो ये कोई कंडक्टर लिया गया है यहाँ पर, और इसमें नंबर ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी टाइम 0 से 1 सेकंड के अंदर इतने पोर्शन से फ्लो होते हैं। ये समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं, 0 to 1 सेकंड, ये टाइम तो इससे भी कम होता है। तो करंट की जो डेफिनेशन हो जाएगी, जो फॉर्मूला हो जाएगा वो I = dq/dt लिमिट t टेंड्स टू 0, यानी कि 0 से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 0 से 1 मिली सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, किसी भी टाइम तक के लिए आप ले सकते हैं। dq/dt जो है वो इस शेडिड पोर्शन से जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इन गिवन टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी द dq/dt। इतना कॉम्प्लिकेटेड लेने की वजह ये है कि आगे चल के आपको इसमें करंट डेंसिटी और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि आखिर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अदर फैक्टर्स पर किस तरह से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, इन फैक्टर पर। तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और सीधे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है। ये कंडक्टर एक वायर की तरह होता है, जो नॉर्मल घरों में वायर होते हैं, और उस वायर को थोड़ा अगर आप अपनी इमेजिनेशन से जूम करें तो वो इतना मोटा भी माना जा सकता है। मैं इमेजिनेशन के यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। और उस वायर को थोड़ा हमने और जूम करके अपने माइंड में यहाँ पर उसकी डायग्राम इमेज बना दी, और इसके टर्मिनल्स, इसके 2 एंड पोर्शन को, एक को प्लस से जोड़ दिया बैटरी के, एक को माइनस से जोड़ दिया है। लेकिन अभी स्विच कनेक्टेड नहीं है। थर्मल हीट की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली वो इधर उधर मूव करते हैं, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उस केस में यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वेलोसिटी नहीं है, वो उनकी अपनी नेचुरल वेलोसिटी है। लेकिन जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी की हेल्प से जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ में क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करने लग जाते हैं, इस तरह से करके। लेकिन ये जो उनका मोशन है इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इनके रास्ते में कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ आयंस होते हैं। आयंस का मतलब जो एटम्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स उन आयन से टकराते हैं, कॉलिजन करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक रेस्ट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में फिर दोबारा इनका मोशन होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई स्ट्रेट हाईवे नहीं है जिस पर कि ये स्मूथली भागते चले जाएं। इनके रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि आप गलियों में जब साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो बार बार कभी कोई ठेले वाला आ जाता है, कभी कोई अंकल आंटी आ जाते हैं, कभी कोई और ऑब्स्टेकल आ जाता है, ब्रेकर आ जाता है। इस तरीके से आप बार बार अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाते हैं या मोटरसाइकिल पर ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, आयंस, ये उनसे टकराते हैं। टकराने के बाद में फिर ये अब रेस्ट पर आते हैं, रेस्ट पर आने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में फिर ये आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कुल मिलाकर कि एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से चलता हुआ दूसरे एंड पर जब आता है, या एक पॉइंट से चलता हुआ दूसरे पॉइंट पर जब आता है, तो उसके मल्टीपल कॉलिजन्स होते हैं। इस तरीके से इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक एवरेज फॉर्म में आती है। इस एवरेज वेलोसिटी को ही इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, विच इज अंडर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज सेड टू बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो
अब आते हैं इसकी डेरिवेशन पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसमें कि जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई आप करते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने आप तो आगे बढ़ नहीं रहा है, उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि बैटरी अप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करने के लिए मैंने कंटेंट पहले ही लिख दिया है। यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो अपने आप नहीं हो रही है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E के इन्फ्लुएंस में हो रही है। और E क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोवाइड करवाया। दूसरी भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज होता है। खैर, अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू QE। Q की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हो जाएगा। इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए जो कि E कैपिटल E अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस AT में रख दें। यहाँ पर V जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी जो कि VD से रिप्रेजेंट कर दी है। U यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 होगी जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, ये 0 हो जाएगा। प्लस A की जगह आप यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे और जो t है यहाँ पर दो रिलैक्सेशन टाइम है एक इलेक्ट्रॉन का। ये क्या होता है इसे अभी में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू आ जाएगी E कैपिटल E टॉ अपॉन में m मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में हम रिलैक्सेशन टाइम को एक बार समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। आपके सामने रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करता हूँ। रिलैक्सेशन टाइम दरअसल टाइम है, टाइम इन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद आयन। कुल मिलाकर बात ये होगी, सिंपल डेफिनेशन समझते हैं इसकी। ए इलेक्ट्रॉन का जब कॉलिजन होता है किसी आयन के साथ में, सपोज दैट ये कोई एटम है, इसका कॉलिजन यहाँ पर होता है, ये अपनी फर्स्ट पोजीशन t इक्वल टू 0 से उठकर t इक्वल टू किसी t1 टाइम के अंदर इस पॉइंट से यहाँ आ जाता है। अब इस कॉलिजन में जो टाइम लगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में, दिस इज सेड टू बी द रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये कॉलिजन कोई इलेक्ट्रॉन का यहाँ का रुक नहीं जाता है, इसके बाद में मान लीजिए कोई दूसरा एटम है तो फिर वहां पर इसका अगला कॉलिजन होगा। पहला रिलैक्सेशन टाइम टॉ 1 हो जाएगा, दूसरा टॉ 2 हो जाएगा, तीसरा टॉ 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। कई सारे इसके रिलैक्सेशन टाइम होंगे। कुल मिलाकर इजी लैंग्वेज ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो भी टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी भी एक वजह है। आगे चल के जब आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम रिलैक्सेशन टाइम की आई होप की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। आप इसकी डेफिनेशन सेल्फ लिख सकते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ से भी अभी आपने देखा था कि स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ अपॉन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपने इसके जो फॉर्मूले कहते हैं यहाँ से आप रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं। टॉ इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी। इसके अलावा रिलैक्सेशन टाइम का एक और फॉर्मूला है जो कि जनरली हम यूज नहीं करते हैं। दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ अपॉन में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मीन फ्री पाथ लैम्डा अपॉन VRMS। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेरिवेशन पहले सॉल्व कर दिया, डायग्राम को समझा देता हूँ। फिर दोबारा एक ऐसा कंडक्टर लिया गया है जिस पर कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा रखा है जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं। जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को आपने लिया है उसकी लेंथ L है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लिया गया है। इस तरीके से इस कंडक्टर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स n है जिनका नाम हमने n बोला है। n इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, n यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम काम शुरू करते हैं। करंट का सिंपल फार्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन ये चार्ज क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये किस में हैं, ये वायर के वॉल्यूम के अंदर हैं। तो वायर का वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। इस वायर के वॉल्यूम के
पर मीटर क्यूब में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो n है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, e। इस तरीके से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, n इंटू ई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंटू लेंथ ऑफ वायर यानी वॉल्यूम ऑफ द वायर इंटू एल अपॉन में टाइम। टाइम के लिए क्या ले लोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस यानी कि एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस तरीके से लेंथ से लेंथ कटने के बाद में आपके पास I इक्वल्स टू आ जाएगा n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन। Then next topic is Ohm's law. Ohm's law is a world famous topic. It is said to be that if a student is belong to physics, then he or she must know about the Ohm's law. कुछ भी नहीं अगर उसे आता है तो उसे Ohm's law तो पता ही होना चाहिए। तो इसको मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। किसी भी कंडक्टर पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ करें तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस रजिस्टर का यानी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इसके मैं क्वेश्चन से बात को क्लियर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं जिसमें कि हमने वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है दो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर नंबर बी और कंडक्टर नंबर ए। कंडक्टर नंबर बी और ए में से आपसे पूछेंगे किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए। अब आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है। अब आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ तो आप बताइए कमेंट में कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। आई होप आपने एक्सपीरियंस किया होगा। देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर या रेजिस्टर ए है वो मिनिमम वोल्ट, इसका मिनिमम पोटेंशियल है V1 पर उसे मैक्सिमम करंट मिल रहा है, जबकि जो कंडक्टर बी है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका करंट कम है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ, बताइए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए। यानी जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है बट करंट कम तो उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये जो कंडक्टर बी है ये करंट का बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने एक आयरन का वायर लिया और सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का आपने एक वायर लिया कॉपर का, दोनों को सेम पोटेंशियल दिया, तो जाहिर सी बात है जो आयरन का वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो अपने अंदर से कम करंट पास करेगा, और जो कॉपर वायर है वो कम पोटेंशियल पर ज़्यादा करंट को पास कर देगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है कि ये जो ओम्स लॉ का कर्व ग्राफ है क्या ये ओम्स लॉ को बिलोंग करता है, गवर्न करता है या नहीं करता है। ऑब्वियसली नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है जैसे कि इन दोनों ग्राफ में आ रही थी स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ की। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ओम्स लॉ का नहीं है, स्ट्रेट लाइन मस्ट बी देयर। तो ये तो एक आंसर हो गया कि इट डज नॉट बिलोंग टू ओम्स लॉ। बट ये ग्राफ जो है आगे चल के आप चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर मिलेगा। ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है जो कि पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वाइज में यूज़ किया जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज के इंक्रीज होने पर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा है, वो पहले वोल्टेज बढ़ती है बट करंट बहुत कम बढ़ता है, पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज पर ही मैक्सिमम करंट हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये नॉन ओमिक ग्राफ कहे जाते हैं और सेमीकंडक्टर के लिए ये जनरली यूज़ होते हैं। तो इन दो क्वेश्चन से मैंने समझाना चाहा है। यहाँ पर इस ग्राफ का जो कर्व लाइन है आना टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसी बात पर हम फिर अगला टॉपिक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम देखेंगे। वही डायग्राम लिया है जिसमें कंडक्टर ले रखा है, इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड कर दिया गया है। आप इक्वेशन लेते हैं I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ पर I की वैल्यू V अपॉन आर रखते हैं ओम्स लॉ से और V D की वैल्यू ई टू ओवर एम रखते हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से V अपॉन एल में कन्वर्ट कर दो। बाकी जो एन ई स्क्वायर है इसको यहाँ लिख दो A और रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दोनों मैंने सेम फिजिकल क्वांटिटी को कट कर दिया है। रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ और ये
एरिया नीचे और लेंथ ऊपर, एल अपॉन ए आ जाएगा। इसका कंपेरिजन कर दो आप, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर है और रो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और वायर है। जब इन दोनों को आप आपस में कंपेरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रो इक्वस टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें, 2 को अगर हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया, इसके बाद में नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये सब आपकी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। रिलैक्सेशन टाइम तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आयंस की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हटा कर केवल ये सामने दिखता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों ही रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जितना ज़्यादा कॉलिजन का टाइम बड़ा होगा यानी कि उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक फ्री पाथ मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री पाथ मिलेगा आगे बढ़ने के लिए उतनी ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा कर दो, अगर रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलिजन का टाइम घट गया। इसका मतलब मल्टीपल कॉलिजन्स होंगे। मल्टीपल कॉलिजन्स मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर बार बार एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट कॉलिजन होता है, फिर सेकंड कॉलिजन होता है, फिर थर्ड कॉलिजन होता है, इस तरीके से करते हैं इसके मल्टीपल कॉलिजन्स हो जाते हैं। मल्टीपल कॉलिजन होने की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, और जब स्पेस नहीं मिलेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा कर दो, आपका पहला कॉलिजन होने में बहुत टाइम लग जाता है। या मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं ये स्मॉल कॉलिजन्स का मतलब ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, दिस इज द टाइम फॉर रिलैक्सेशन टाइम। ये अब जहाँ टाइम कम लग रहा है, हमें टाइम कम लग रहा है, हमें टाइम कम लग रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो डिक्रीज होता है तो कॉलिजन इंक्रीज जाते हैं। कॉलिजन इंक्रीज होने के बाद में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम को आप डिक्रीज कर दो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका फर्स्ट कॉलिजन यहाँ लगता है, तो एक इसने बड़ा पाथ कवर किया, टाइम बढ़ गया, कॉलिजन का टाइम बढ़ गया यानी कि स्पेस मिला इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। जब स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें तो अगर इलेक्ट्रॉन का कोई अपोज करता है तो रेजिस्टेंस है, नहीं करता है तो रेजिस्टेंस कम है। तो इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक करते हैं इस वीडियो का, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पर वी नो दैट सिग्मा इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर और वायर है, रो इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या कंडक्टर है। इन दोनों के बीच में रिलेशन सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो है। इसके बाद में यहाँ पर जे करंट डेंसिटी इक्वल्स टू होती है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ये करंट डेंसिटी जे यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला जो कि रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इक्वल्स टू एन इंटू ई ए इंटू ए इंटू वी डी हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो जे इंटू ए आ जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशन आप रख देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर और वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कट जाएंगी। इस तरीके से जे इक्वल्स टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन में एम इंटू ई। इसको हम यहाँ से E निकाल लेते हैं तो E इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन इंटू जे। अगर आप लास्ट डेरिवेशन को देखें तो वहाँ पर m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इक्वल्स टू था रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर के इक्वल, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू हो जाएगा J इंटू रो। अगर आप इसका कंपैरिजन करें V इक्वल्स टू I इंटू R से, तो ये ओम्स लॉ की बेसिक इक्वेशन है, जहाँ पर कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए ये इक्वेशन E इक्वल्स टू J इंटू रो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कही जाती है। अगर आप यहाँ पर रो की जगह यानी रो के इक्वल्स टू रख देंगे 1 अपॉन सिग्मा, तो आपके पास में J इक्वल्स टू सिग्मा E आ जाएगा। ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। अभी इस वीडियो में मैंने आपको केवल थ्योरी पार्ट बताया है, और इसका न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैं इसी के साथ में एक दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर हम न्यूमेरिकल्स को डालते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसके साइमल्टेनियसली जो वीडियो होगी उसमें केवल हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे जो कि इन टॉपिक पर बेस्ड होंगे। इन न्यूमेरिकल की हेल्प से और थ्योरी की हेल्प से आप आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आप न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को वेरी ईजिली सॉल्व कर सकेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकेंगे।
तो आप उन दोनों वीडियो को देखें। अगर इस वीडियो को आपका प्रोसेस कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयरिंग करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।